जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते। चलिए, तो सभी जो हैं वो लाइव हैं। एक बच्चा कह रहे सर आपकी बुक का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। नहीं, बुक का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। असल में अमेजन में बाइलिंगुअल का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसीलिए हमने वहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप बुक के कवर पेज पर देखेंगे तो बुक के कवर पेज पर आपको जो भाषा मिलेगी वो बाइलिंगुअल मिलेगी। ठीक है, कवर पेज पर स्पष्ट तरीक़ों से जो है वो बाइलिंगुअल लिखा गया है, तो आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अलजेब्रा की आज क्लास इसीलिए नहीं ले पाया मैं, क्योंकि जब मैं अलजेब्रा की क्लास लेने आया तो मैंने देखा शीट नंबर 2 जो है उसमें अगर हम कुछ और नए सवाल डाल दें तो वो और बेहतर हो जाएगा। तो तब से बैठ के मैं शीट नंबर 2 आप लोगों के लिए बना रहा था, और शीट नंबर 2 में मैंने सारे नए सवाल जो है वो मैंने ऐड ऑन करवा दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा चाहे एक दिन क्लास ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन अपडेटेड हो जाए तो वो सालों साल का फ़ायदा आप लोगों को देगी। इसी वजह से जो पुरानी शीट थी अलजेब्रा की शीट नंबर 2 उसको हटवा के मैंने नया शीट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जिसमें सारे नए सवाल हैं। इसीलिए आज अलजेब्रा की क्लास नहीं ली हमने। ठीक है, पहले हमें लगा आधे घंटे में शीट फाइनल हो जाएगा, 4:30 का 5 हम कर लेते हैं, लेकिन वो आधे घंटे में हो नहीं पाया। अभी 6:30 तक उस पर काम चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी अच्छा लगेगा जब आपको नया कंटेंट मिलेगा एक तरीके से अपडेटेड, तो वो ज़्यादा और फ़ायदा होगा ना। तो इसीलिए शीट नंबर 1 जो था वो एक फैमिलियर करा रहा था आपको अलजेब्रा से। बाकी शीट नंबर 2 जो है वो आपको और अपडेटेड और बढ़िया तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर सीधा सवालों पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा है। कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से AB रूल पढ़ा था, और AB रूल पढ़ने के बाद अब हमें सीधा क्वेश्चन नंबर 29 देखना है। क्या है। राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कितना % कम होगा। कल आपको पता होगा अच्छे से कि जब मैं आपको एक तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा था AB रूल का, तो मैंने आपको कहा था कि AB रूल अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने कहा था वो ये कहा था कि जहाँ पर भी हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर लगाएंगे, या दूसरा जहाँ पर भी प्रोडक्ट को कांस्टेंट करने की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर लगाएंगे। कि अगर हम बात करते हैं दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो जाए, वहाँ AB रूल लग जाएगा। या जहाँ पर भी कंपैरिजन की बात हो जाए तो वहाँ AB रूल लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए, अब आ जाइए यहाँ पर इस सवाल को हम देखते हैं। तो राधे माँ की जो एज है वो 20 साल है, और जो भैया करीम है वो 25% ज़्यादा है किससे, राधे माँ की उम्र से। तो कहा गया है राधे माँ की एज जो है वो कितनी कम होगी, करीम से। अब यहाँ सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि अगर हमें मान लीजिए किसी का भी किसी से कोई परसेंटेज निकालना हो तो हमें उसके एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। AB से कितना % कम है या AB से कितना % ज़्यादा है, इस बात को जानने के लिए A और B के वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, उनके रेशियो से भी काम चल सकता है। तो अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो ज़रा इस सवाल में आप देखिए, यहाँ पे राधे माँ की उम्र 20 साल है और करीब 25% ज़्यादा है राधे माँ से। तो कितना % ज़्यादा है, तो बोलोगे 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4। ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे ज़्यादा है। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। 1 हमारा आ जाएगा 1 पे, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 1/5। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 1/5 हमारा आ चुका है। ठीक है, और 1/5 को हम परसेंटेज में अगर बदले तो कितना हो जाएगा, तो 1/5 × 100%, ये हमारा क्लियर कट हो जाएगा भाई। 5 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को हमें यहाँ पे कि जब भी यहाँ सवाल ऐसा कहा जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका बने, कौन किससे कितना % ज़्यादा है कितना % कम है, आपको एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता नहीं है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितना % तेज होगा। ठीक है, इफ राजधानी 16 or 2/3% स्लोअर देन शताब्दी, then शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी भाई।
आप सबसे पहले यहाँ पर इस परसेंट को देखो, ये परसेंट हमारा किसके बराबर है? तो 16 से ही 2/3% जो है वो हमारा 1/6 के बराबर है। गाड़ी स्लो है कि फास्ट है? तो स्लो है यानी माइनस में। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक का हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। 6 - 1 हमारा कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो 1/5 जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा 1/5 इंटू 100 के, यानी लगभग किसके? तो हम बात करेंगे तो सर 20% के। किसके मेरे भाई? तो 20% के, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1/6 है, माइनस का तुरंत उल्टा हम प्लस कर देते हैं भी रूल में, ऊपर वाला हमारा सेम रहता है और 6 - 1 जो हो जाता है वो 1/5 हो जाता है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल आपका CHSL में पूछा गया है। हालांकि ऐसे सवालों में आप बहुत कम समय में आंसर दे सकते हैं, ठीक है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैंने बिना सवाल को पढ़े भी सिर्फ ऑप्शन को देखते हुए मैंने आंसर कैसे कर दिया, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे सवाल को सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन को देखते हैं। रीता इनकम इज 15% लेस देन रीचा इनकम। तो कहा गया भाई व्हाट परसेंट इज रीचा इनकम मोर देन रीता इनकम। आसान सवाल, रीता की जो आय है वो रीचा की आय से 15% कम है। किसके आय से? रीचा के आय से। तो रीचा की आय रीता के आय से कितना परसेंट अधिक होगा? यहाँ ज़बरदस्ती का रीता और रीचा बनाया गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ज़बरदस्ती है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो लोग हैं। पहली तो बात अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी रीता जी हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन है? तो ये हमारी रीचा जी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? रीता इनकम इज 15% लेस देन रीचा इनकम। रीता की जो इनकम है वो कितना कम है? तो 15% कम है। उसके बाद हमसे कहा गया भाई व्हाट परसेंट इज रीचा इनकम। रीचा का जो इनकम है वो कितना ज़्यादा है? इससे 15% ये कम है, इससे कितना परसेंट ये ज़्यादा होगा? वही वाली बात है। तो ये 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप? तो आप बोलेंगे सर 15% की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 15% का मान हमारा कितना हो जाएगा? 15% का मान हो जाएगा हमारा 100। 5 से हम काटेंगे 3 बार में, 5 से हम काटेंगे 20 बार में। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 3/20 हो जाएगा हमारा। ये कम है कि ज़्यादा है? तो कम है। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 20 - 3 हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब ये हमारा 3/17 है। क्या है हमारा? 3/17 है। अब ये 3/17 है तो हम यहाँ 3/17 का क्या करेंगे? क्या हम इसे परसेंट में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्या होगा वो समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3/17 को जब हम 100 के साथ गुना कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? परसेंट में। और जब ये परसेंट में बदल जाएगा तो ये किसके बराबर होगा? तो बोलोगे सर 300/17 के। और 300/17 को जब आप परसेंट में वापस से बदलने जाओगे तो 17 इसे कितनी बार में भाग करेगा? एक बार में, तो हो जाएगा 17। 13 और 0 यानी हो गया हमारा 130। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो देखो आप 300 को भाग कर रहे हो किसके साथ? 17 के साथ। 17 का एक गुना कितना हो गया? 17 हो गया। 130 आ गया। 17 का कितना गुना है यहाँ पे? तो बोलोगे 17 का 7 गुना सर। 17 का 7 गुना कितना होता है? 119 होता है। कितना बच गया? 11। जितनी बार में भाग होता है वो हमारा बीच में रहता है, जो हमारा बच जाता है वो हमारा ऊपर आ जाता है, और जिससे भाग किया था वो हमारा नीचे होता है। 17 से ही 11/17% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो 17 से ही 11/17% जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन फिर आपका सवाल ये होगा कि सर आपने आंसर बिना पढ़े कैसे दे दिया, ये बताइए। मैं उसका तरीका बताता हूँ। अक्सर परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, पहले ये तो समझ में आ गया ना कि -3/20 था, तो पहले कैसे हुआ? माइनस का यहाँ पर उल्टा प्लस, ऊपर जो रहता है वो फिक्स है। 20 - 3 17। 3/17 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना किया और आंसर लेकर आ गया। अब मैंने जो सवाल आपको बताया था ना वो यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, कैसे है क्या है, और मैंने कैसे यहाँ पर बाई ऑप्शन आंसर दे दिया था। अक्सर जब आप मान लीजिए कि परसेंट पढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो परसेंटेज पढ़ते हैं, तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन आपके सामने आता है
उस केस में अक्सर वही वाला वैल्यू हमारा आंसर होता है जिसके इक्याई के स्थान पर हमारा 0 आ जाए, जिसका यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यूनिट डिजिट 0 का मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब भी आप किसी संख्या को 100 से गुना करते हैं तो यहाँ उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 0 आता है कि नहीं आता है। जब भी आप इसे 100 से गुना करते हैं तो इक्याई का अंक कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इक्याई का अंक कितना होगा, 7 × 5 35, 35 और 1 36 का मतलब 6, 7 × 6 42 और 1 43 मतलब 3, 7 चौके 28 और 1 29 का मतलब 9, 7 7 49 और 1 50 का मतलब 0। तो हमने आपसे यहाँ पर ये कहा कि कभी भी ऐसा जब भी मिक्स फ्रैक्शन का केस बनता है तो मिक्स फ्रैक्शन वाले केसेस में जो इक्याई का अंक हमारा होता है वो हमारा कितना होता है, तो 0 होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शिवानी कहती हैं ए बी रूल से बताओ। भैया ए बी रूल से ही बताएं, ये कौन सा कोई और रूल हमने बता दिया, ए बी रूल ही तो है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। ए बी रूल कहता है कि अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव किया जाए, ऊपर जितना है ऊपर उतना ही लिखा जाए। और यहाँ 20 - 3 यानी 17, और 3/17 को जब आप परसेंट में बदलेंगे यानी 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 300/17 आएगा, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई 3/17 कैसे आया, बहुत बच्चों का यहाँ पर ये सवाल है, सर ये 3/20 कैसे आ गया, 3/17 कैसे आ गया। आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मेरी बातों को लेकर, आप समझिएगा इस बात को। 15% जब आप लिखते हैं तो 15% का मतलब कितना होता है, 15% जब जाता है तो नीचे कितना हो जाता है, 100, 5 से काटेंगे ऊपर 3 बार में, और यहाँ कितनी बार में, 20 बार में, कितना हो जाएगा, 3/20। यहाँ अगर माइनस में है तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर 3 है तो ऊपर 3 हो जाएगा, 20 - 3 यानी कितना हो जाएगा, 17। बाकी जो बच्चे जो आज की क्लास में जैसे एंटर हो गए हैं सीधा आयुष्मान धाकड़ करके, या और भी जो बाकी बच्चे हैं, पहले बहुत बढ़िया तरीके से पीछे की क्लासेस को बढ़िया तरीके से देखिए, उसके बाद आप इस क्लासेस में आइएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सोचेंगे कि हम यहीं क्लास एकदम रॉकेट स्पीड अपना लें, पॉसिबल नहीं है। क्लास 1 देखिए, क्लास 2 देखिए, 3 देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए। ज्योति प्रसाद पूछ रही है प्लस कैसे आए, इसका मतलब आप लोगों ने कल की क्लास नहीं ली है, आप लोग पहले कल की क्लास देखो यहाँ पे। ठीक है, ज़बरदस्ती का एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ जी, चलिए। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% से कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ। जब भी ऐसा सवाल आए कि पहले तो हमने किसी वैल्यू को कम कर दिया और उसके बाद हम वापस उस वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उसको कितना % बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन हमने यहाँ पर ये कहा कि यार मुझे है ना, मतलब मानो मेरी इनकम पहले मेरी कंपनी ने जो है वो बढ़ा दी, और मेरी इनकम कितनी बढ़ा दी यहाँ पर 10% मानो। तो जैसे अगर मानो कि मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी इनकम अगर 100 रुपये है, तो 10% बढ़ाने के बाद, किसके बढ़ाने के बाद, 10% बढ़ाने के बाद मेरी इनकम कितनी हो गई, 110 हो गई। अब वापस से मेरी इनकम को कितना बनाना है, 100 बनाना है। वापस से मेरी इनकम को कितना बनाना है, 100 बनाना है। तो कंपनी को कितना % का कमी करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं कितना % का कमी करना होगा, तो कितने की कमी करनी होगी, 10 की। कितने के ऊपर, 110 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, 100%। ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 1/11 कितना होता है, तो 1/11 9 सही, 1/11% ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को हम ए बी रूल से भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर, कि अगर इससे ये 10% ज़्यादा है तो इससे ये कितना कम होगा। अब इस सवाल को हम ए बी रूल से कैसे बनाएंगे वो देखिए। जैसे ये आपने जो बनाया वो क्या बनाया, बेसिक से। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए है और ये हमारा कौन है, बी है। तो अगर कल के दिन भविष्य में कहा जाए बी की सैलरी इससे 10% ज़्यादा है, मानो बेसिक से बनाते हैं तो हम कहते हैं इसकी सैलरी 100 है तो 10% ज़्यादा यानी 110 हो गया। तो ए की सैलरी इससे कितना कम हो गई, यानी कितने की कमी, 10 की 110 पे। अब मैं कह रहा हूँ कि लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई ए बी रूल। तो पहली बात यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर तो जो है 10% ज़्यादा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है प्लस में।
प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। ए का हमारा हो जाता है 1 और 10 + 1 कितना हो जाता है 11 और 1/11 हमारा कितना होता है 9 सही 1/11% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, लगभग इसी के बराबर। तो वही बात है कि इसके अगर ये ज़्यादा है तो इससे ये कितना कम होगा। या दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि पहले मैंने अपनी सैलरी को बढ़ाकर यहाँ पहुँचाया, अब मैं कितना कम करूँ कि वापस यहीं पहुँच जाऊँगा। दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट जो दोनों में कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, दोनों में जो हमारा तरीका होता है सॉल्यूशन का, वो हमारा यही रहता है। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए सेम रहता है, अलग अलग नहीं रहता। तो वही बात है यहाँ पर कि आसाराम की तनख्वाह को 20% कम कर दिया गया, ठीक है, और फिर वापस से हमें उसकी तनख्वाह को बढ़ानी है, तो कितना बढ़ाएंगे। तो पहले जब आप किसी चीज़ को कम करते हो और फिर वापस आप उसको बढ़ाते हो, तो यहाँ पर ए बी रूल आप वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सैलरी को हमने क्या किया, रिड्यूस किया है। किससे किया है, 20% से। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं 20% को लेकर, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारा कितना है, 1/5 है। समझ गए। और रिड्यूस किया गया तो माइनस में, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस हो जाता है। 1 का हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। और 1/4 जो है हमारा यहाँ पर वो कितना % होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर 1/4 जो है अगर हम परसेंटेज में आंसर करें तो 1/4 परसेंटेज में 25% होगा। तो 1/4 को मुझे यहाँ किससे आंसर देना है, 100 से। अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो कभी भी ऐसा होता है कि जब हम किसी वैल्यू को कम करते हैं और वापस मुझे बढ़ाना हो, या अंशु कुमार आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए भाई, अंशु कुमार जी, आपको हमारी टीम संपर्क कर लेगी। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर जो है इस बात को फोकस करना होगा, जब भी किसी चीज़ को हम कम करें वापस से बढ़ा दें, या पहले बढ़ा दें और वापस से कम कर दें, दोनों जगह पर ए बी रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद यहाँ पे आ जाइए। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया। क्या कहा गया यहाँ पर वो देखिए, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई थी, ठीक है, भेज दिया देखो कमेंट में। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया भाई व्हाट % द न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 25%। यानी अगर हम किसी वस्तु में कमी कर दे 25% की, तो हम उसे कितना बढ़ा सकते हैं। मूल्य में 25% की कटौती कर दें, मूल्य जो है उसका ओरिजिनल जो वैल्यू है, हमने अंशुल कुमार को नंबर भेजने को कहा था, सारे अपने अपने नंबर भेजने लगे हैं। खतरनाक आदमी हो सारे के सारे यार, बताओ। मतलब उस लड़के की कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्या थी, उसके लिए हमने कहा नंबर भेजो, यहाँ लड़के लड़कियाँ सारी अपने नंबर भेजने शुरू हो गए। भैया नंबर नहीं चाहिए हमें आप लोगों का, वो है हमारे पास डेटा। आप लोग कितनी वीडियो देखते हैं, ठीक है, और कितना एक्टिव रहते हैं, वो सारा डेटा रहता है मेरे पास। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये सारा का सारा। ठीक है, खतरनाक लोग हैं भाई साहब। तो बताइए, बाई व्हाट % द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 25% इन द पास्ट। यानी अगर पहले उसकी तनख्वाह को 25% कम किया गया था, तो अब उसकी तनख्वाह को कितना बढ़ा दें, ये क्वेश्चन है कि पहले कम किया आपने तो अब बढ़ाओगे कितना। तो यहाँ पर देखो वही बात है, या तो मेरी सैलरी को पहले कम कर दो फिर बढ़ा देना, या आज बढ़ा दो फिर कम कर देना। तो उस केस को डील करने के लिए क्या करेंगे, ए बी रूल लेंगे। जैसे आज चीनी की महंगाई बढ़ गई, ठीक है, चीनी का रेट हमारा बढ़ गया, लोग एकदम सड़कों पर आ गए, एकदम मोदी सरकार हाय 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 के नारे लगने लगे। अब वापस मोदी सरकार को अपना रेट कम करना है, तो रेट कम करना है तो वो कितना रेट को कम करेगी, आपसे ये पूछा जाता है। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर कहा कि अगर शुरू में हमारी सैलरी या जो भी रेट है यहाँ पर, ठीक है,
आर्टिकल के प्राइस को 25% कम किया गया। तो अगर 25% की कमी की गई तो पहली बात तो यहाँ पर जो 25% होता है वो 1/4 के बराबर होता है। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। 1 का हमारा हो जाएगा 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। और 1/3 बताने की ज़रूरत है या खुद से कर लोगे बताओ। 1/3 कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर 33 सही 1/3%। क्लियर है, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% मेरे भाई, बहुत शानदार है। ये सारे फ्रैक्शंस आपको याद करने हैं, ठीक है। आ जाइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपने खपत में कितना % की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। और ये क्वेश्चन है आपका CPO 12 मार्च 2019 का। अब अगर हम बात करते हैं इन सवालों को लेकर, तो ज़रा आप इन सवालों को देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होता है कि जैसे आपको मैंने एक छोटा सा बात बताया था, मैंने कहा था कि देखो बच्चों, आगे चल के आप पढ़ोगे कि एक हम AB रूल को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। और कहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे जब मैंने AB रूल आपको सिखाया था ना, तभी मैंने कहा था कि आगे एक स्पेशल कंसेप्ट आएगा प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के नाम से। क्या आ जाएगा अगर याद होगा आपको तो, कि AB रूल में हम यहाँ पर एक छोटा सा बात पढ़ते हैं, प्रोडक्ट कांस्टेंट। AB रूल कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा बराबर है किसके, प्राइस इनटू कंजप्शन के। ठीक है, यानी हमारा रेट क्या है और हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिला है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें एक्सपेंडिचर मिला है। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें ये पता चला कि भैया हमारा खर्चा कितना है। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पे आप। तो कल के दिन भविष्य में ऐसा हो कि अगर हमें अपने खर्च को कांस्टेंट रखना हो, इस वैल्यू को हमें क्या रखना हो, कांस्टेंट रखना हो, ये हमारा परिवर्तन हो ही ना, ये पूरा का पूरा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा कह दिया जाए, अगर कीमत को 10% बढ़ा दिया तो खपत को कितना कम करोगे, या अगर खपत को कम कर दिया यहाँ पे तो कीमत कितना बढ़ाओगे। यानी हमेशा इन दोनों में अगर संबंध बना रहे ना, तो वहाँ क्या लगाएंगे, AB रूल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक्सपेंडिचर यानी जो आपका खर्च है बराबर होगा कीमत इनटू खपत के। जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो AB रूल लगाते हैं। प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन बढ़ेगा प्राइस कम होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाइए हम सवालों में ज़रा यहाँ पढ़ते हैं, सवालों को हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, क्लियर वे में। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया द प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 10%, बाई व्हाट % कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही ना है, यानी एक्सपेंडिचर को आपको नहीं बदलना है। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्राइस को आपने कितना कम किया है, 10%। तो प्राइस आपका कम हो गया अगर मान लीजिए 10%, तो जैसा कि पता है एक्सपेंडिचर जो होगा वो बराबर होता है किसके, प्राइस इनटू कंजप्शन के। इसको आपने कांस्टेंट रखा, आपने कहा भैया हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यानी मतलब आपको इन दो लोगों से है। अब यहाँ अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो कहा गया प्राइस को डिक्रीज़ किया गया कितने से, 10% से। तो आप मुझे बताओ अगर मैं प्राइस को डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ कंजप्शन को कितना बढ़ाऊँगा, ये बताओ ज़रा। अगर मैं प्राइस को 10% कम कर रहा हूँ तो मैं अपने खपत को कितना बढ़ाऊंगा, हमसे यहाँ ये बोला गया। ठीक है, यहाँ पे तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, AB रूल। पहली बात यहाँ 10% की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 10% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1/10। ये माइनस में, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। 1 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। 1/9 की वैल्यू हम देखते हैं। 1/9 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1/9 को परसेंट में बदलने के लिए इसको 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये हमारा हो जाएगा। कुल मिलाकर 100/9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे इस सवाल में, कुछ भी था बताइए। आप खर्च को नहीं बदलना चाहते हैं, एकदम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो हमारा प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्राइस का उल्टा सीधा कंजप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, CHSL 26 मई 2022। एक और क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितना % कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च जो है पहले जितना ही रहे। यानी बेचारा पहले जितना खर्च करता था आज भी वो उतना ही खर्च करे, यानी खर्च में कोई प्रकार का बदलाव ना हो।
इफ़ द प्राइस ऑफ ए राइस इज रेज्ड बाई 20%, ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, सेम रहे, नहीं बदले। हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं अपने एक्सपेंडिचर को सेम रख रहा हूँ, अगर मैं अपने एक्सपेंडिचर को सेम रख रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब भी मेरा एक्सपेंडिचर सेम होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए बी रूल लगाते हैं। और वो ए बी रूल हमारा किस में लगता है, तो प्राइस और कंजप्शन में लगता है। अब यहाँ देखेंगे तो प्राइस हमारा 20% बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं 20% के बारे में, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 बढ़ चुका है। तो बढ़े का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर 1 का हो जाएगा 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/6। यानी अगर हम मान लीजिए यहाँ पर प्राइस को बढ़ाएंगे कंजप्शन कम होगा, प्राइस को कम करेंगे कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो वही बात है, प्राइस को हमने बढ़ा दिया तो कंजप्शन हमारा कम हो गया। और 1/6 तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात सबको पता है कि 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%, जिससे आप ऐसा भी कह सकते हैं लगभग 16.66% के करीब में आपका आंसर है मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चलें, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत अच्छे, एकदम आग लगाएंगे आप लोग यहाँ पे, पता है हमें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल वॉज रेज्ड बाई 15%, बाई हाउ मच परसेंटेज शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। कितना प्यारा क्वेश्चन कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है, 15% से बढ़ गई है। एक वाहन मालिक, ठीक है, को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। कितना प्यारा क्वेश्चन, बताइए। प्राइस ऑफ ए पेट्रोल वाज रिड्यूस्ड बाई 15, देखो हमने यहाँ पर कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, वाहन मालिक को खपत कितनी कम करनी चाहिए कि व्यय बढ़े ना। सेम तरीके से यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, आप अपना खर्चा बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, आप बहुत कंजूस हो चुके हैं। आपने कहा भैया देखो हम जितना पहले कमाते थे आज भी उतना ही कमाते हैं, तो हम यहाँ पर अपना इनकम कैसे बढ़ा ले, खर्चा कैसे बढ़ा ले, नहीं कर सकते ना। अब 10,000 के सैलरी में 10,000 से ऊपर का तो पेट्रोल भरवाएंगे नहीं, और ऐसा तो होगा नहीं कि 10,000 के सैलरी में 10,000 का तेल भरवा लें। हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे हम लोग जिएंगे बताओ धरती पे। तो वही बात है, ऐसी स्थिति में अगर सरकार जो है पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दे तो वाहन मालिक तो अपना खपत कम करेगा ही करेगा। यानी जब आपके पास खर्च करने के लिए समान राशि हो, ठीक है, और पैसा बढ़ जाए या पैसा कम हो जाए तो खपत को बढ़ा देते हो या कम कर देते हो, उस केस में ये भी रूल लगाते हैं। तो प्राइस हमारा बढ़ गया कितने परसेंट से, 15% से। तो 15% की कहानी यहाँ पर क्या होगी, तो सबसे पहली बात 15% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ 15/100 यानी 3/20 हो जाएगा। फिर कोई ये मत कह देना कि सर ये 3/20 कैसे आया। असल में बच्चों क्या होता है, 15% को लिखते हो जब आप, तो 15% को गायब करोगे तो नीचे 100, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे कितनी बार में, 20 बार में, इसीलिए मैंने 3/20 लिखा है। चूँकि आपने यहाँ प्राइस को बढ़ाया है इसीलिए मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। ठीक है, प्लस का उल्टा क्या हो गया, माइनस, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो 20 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 3/23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/23 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब अगर हम आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, तो आंसर हमारा कितना हो गया, देखो तो 3/23 हो गया। और मुझे इसको परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो उसे 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 300/23% हम कहेंगे, ये हमारा आंसर है। अगर हम 23 से भाग करते हैं तो 23 का 1 गुना 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 70, 23 का 3 गुना 69 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 13 सही 1/23%। क्लियर है ये बात। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, बहुत शानदार। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि देखो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लेटेस्ट हैं, अभी मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि देखो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर भी प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट लगता है वहाँ बड़े प्यार से आप ए बी रूल लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ए बी रूल के हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे। अब यहाँ पर ए बी रूल होता है हमारा ख़त्म। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ नया पढ़ने वाले हैं और वो हमारा क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए
कि हम अपने पेरीमीटर को या फिर एरिया को या वॉल्यूम को, इसका जो एक तरीके से इंक्रीज़ है वो हम यहाँ पर कैसे नापेंगे वो हम देखते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, यदि हम उसके लंबाई को 10% से बढ़ा दें, लेंथ को भी, उसके चौड़ाई को भी, यानी 20% हम जो है बढ़ा दें, तो यहाँ एरिया कितने % से बढ़ जाएगा। ठीक है, आयुष्मान धाकड़ क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ो। मेरे भाई मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ता हूँ और दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट किया करिए, अच्छी बात होती है। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग हिंदी में आती है वो इंग्लिश में नहीं आती है। आपको तो अच्छा होना चाहिए कि चलो मैं हिंदी में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बस रीड करके क्वेश्चन को आगे बढ़ गए। रीड करना तो आपको भी आता है, आप भी रीड कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ। ठीक है, हाँ चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, जैसे मान लीजिए इस रूम में अगर आप हैं, उसके लेंथ और उसके ब्रेथ अगर हम दोनों को बढ़ा देते हैं 10-10% से, हमारा एरिया कितने से बढ़ जाएगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर हम तीनों को बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम कितने से बढ़ जाएगा। तो ऐसे सवाल अगर हमारे पेपर में आते हैं, हम कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पर आपके टोटल कुल मिला के 3 शब्द लिखे गए हैं। एक हमारा पेरीमीटर है, दूसरा हमारा एरिया है और तीसरा हमारा वॉल्यूम है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, पेरीमीटर के बारे में। शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर हर शब्द के बारे में। तो जैसे पेरीमीटर जो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब जिसके पास 2 यूनिट हो। और यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या होता है, 3D होता है। जैसे अगर हम इस पेन के बारे में बात करें तो इस पेन की एक लंबाई है मात्र, यानी इसके पास लेंथ है, तो जिसके पास कोई एक यूनिट होगा वो 1D कहलाएगा। ठीक है, आप जिस ज़मीन पे खड़े हैं या बैठे हैं उस ज़मीन की एक जो है लंबाई भी है और एक चौड़ाई भी है, यानी वो 2 डायमेंशनल है, मतलब उसको 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लंबाई अलग कर रहा है, चौड़ाई अलग कर रहा है। और आप जिस कमरे में बैठे हैं या खाली खड़े हैं, उस कमरे की अगर आप देखें तो उस कमरे की एक लंबाई भी है, उस कमरे की एक चौड़ाई भी है और उस कमरे की एक ऊंचाई भी है, यानी इसके पास 3 यूनिट है। और 3 यूनिट अगर रिप्रेजेंट करने को है तो फिर वो क्या कहलाएगा, अपने आप में 3D कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? सर अलजेब्रा की क्लास कितने बजे चलती है? रोज़ शाम 4:30 बजे चलती है भाई। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर के बारे में जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पेरीमीटर को बढ़ाना हो या घटाना हो तो हमारी कहानी कैसी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात? तो हमने यहाँ कहा सर समझिएगा, छोटी छोटी बातों को समझिएगा। असल में यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो पहले हम आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1D समझिए कि 1D हम कहते किसे हैं। तो 1D का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए जहाँ पर या तो आप उसको लेंथ में काउंट कर लीजिए कि जो लेंथ है हमारा वो 1D होता है, या फिर हमारा जो ब्रेथ होता है हमारा वो भी क्या होता है, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, वो भी 1D होता है, या फिर जो हाइट होता है अपने आप में वो भी अपने आप में क्या होता है, 1D होता है। ठीक है, या फिर आगे चल के अगर आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर पेरीमीटर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मानो ये बॉडी है तो इस बोर्ड का अपना एक क्या है, तो इसका एक डायगोनल भी होगा। काफ़ी सारे पॉइंट लिखते चल रहा हूँ भाई, देखते चलिएगा। तो पेरीमीटर हो चुका है, या फिर आगे चल के पढ़ोगे विकर्ण के बारे में, डायगोनल के बारे में, तो ये भी हमारा जो है वो 1D है। और आगे चलोगे मेंसुरेशन और यहाँ लेवल तक जाओगे तो आगे चल के वहाँ पर अलग अलग रेखाओं पढ़ोगे, हो जाएगा मीडियन हो जाएगा आपका यहाँ, फिर उसके बाद जो है वो इन रेडियस हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सरकम रेडियस हो जाएगा। ऐसे करके आप अलग अलग पॉइंट्स वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ये सारे के सारे 1 डायमेंशनल है, यानी आसान भाषा में बात करें तो जिनको हम यहाँ पर किसी एक यूनिट में रिप्रेजेंट करें, या तो उसके पास लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, यानी जिसको भी हम यहाँ पर मीटर में कह लो कि सर इसको आप मीटर में तब्दील करो, सेंटीमीटर में कह लो, किलोमीटर में कह लो, मतलब आप किसी भी यूनिट में करो, बस उसका पावर कितना होना चाहिए, तो बस उसका पावर यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं तो 1D नहीं है, फिर वो 2D है। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूँ उसका मतलब वो क्या है, 3D है। तो उसी तरीके से जब भी हम इसे पावर 1 में लिखते हैं तो जहाँ जहाँ पर ये पावर 1 होता है इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 1 डायमेंशनल हो जाता है। यानी इनमें से कोई भी, यहाँ पर पेरीमीटर पूछोगे क्या है सर, 1D, डायगोनल क्या है 1D, मीडियन क्या है 1D, इन रेडियस क्या है 1D, सरकम रेडियस क्या है 1D।
इस तरीके से यहाँ पे अंशु कुमार आपका नंबर नोट कर लिया गया है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूनिट्स हमारे क्या हैं, 1D हैं। अब 1D में यहाँ पर क्या होता है, तो बहुत ही एक स्पेशल नियम लगता है। स्पेशल नियम का मतलब यहाँ पर क्या है, 1D अपने आप को परिवर्तन करता ही नहीं है। ठीक है, 1D के कारण नो चेंज आता है, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब बोलोगे सर ये नो चेंज आपने क्या लिखा है, नो चेंज का मतलब अगर ये हो जाता है, आप ऐसे समझ लो कि जैसे मानो अगर मैंने किसी कमरे की मात्र लंबाई मैंने अगर उस कमरे की लंबाई बढ़ा दी 10% से ना, तो उस कमरे में जितने भी 1 डायमेंशनल चीज़ें होंगी सारी की सारी 10% से ही बढ़ेंगे। उस कमरे का हमारा परिमाप यानी पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा, उस कमरे का डायगोनल भी हमारा 10% से बढ़ेगा, उस कमरे का जो है एक तरीके से टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डायगोनल, इन रेडियस, सर्कम रेडियस सभी चीज़ें हमारी 10% से ही बढ़ने वाली हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीज करता है और वो जितने परसेंट से करता है उतने ही परसेंट से बाकी ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। जैसे कल के दिन अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कह दिया, जैसे मानो ये हमारा स्क्वायर है, अब अगर हम इस स्क्वायर की बात यहाँ करते हैं, तो अगर इस स्क्वायर की जो लंबाई है, अगर कल के दिन वो मेरे भाई 10% से बढ़ गई, जो हमारी लंबाई है वो 10% से बढ़ गई, तो आई एम डैम श्योर इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमारा 10% से बढ़ेगी, इसकी जो हाइट है वो भी हमारा 10% से बढ़ेगा, और इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो भी हमारा कितने से बढ़ेगा, 10% से। यानी मेरे भाई चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियर है ये बात, इसीलिए मैंने क्या लिखा, नो चेंज। कभी भी किसी भी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप जितने परसेंट से बढ़ाओगे या जितने परसेंट से कम करोगे, वो अपना सारे 1 डायमेंशनल पर उतने ही का प्रभाव देगा। यानी एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप मुझे 10% कम करोगे, मैं आपको 10% कम करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप चर्चा करते हैं और किसके बारे में, पेरीमीटर यानी परिमाप के बारे में, तो परिमाप अपने आप में 1 डायमेंशनल परसेंट है। यानी जितने परसेंट का उसका किसी भी भुजा में, जैसे मानो अगर साइड को 10% बढ़ाया तो पेरीमीटर भी बढ़ेगा, या फिर अगर पेरीमीटर को 10% से बढ़ाया तो साइड भी बढ़ेगा। वही बात है यहाँ पे कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, उसके परिमाप और विकर्ण में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10%, यदि कोई भी स्क्वायर है उसके अगर हम भुजा को बढ़ाते हैं कितना, 10%, तो पेरीमीटर में और डायगोनल में कितने का होगा, बहुत आसान से। पेरीमीटर भी आपका क्या है, देखो पहली बात आपने बढ़ाया क्या, तो आपने साइड बढ़ाया, साइड हमारा क्या है, तो 1 डायमेंशनल है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया भैया पेरीमीटर में और डायगोनल में, तो पेरीमीटर भी अपने आप में क्या है, 1 डायमेंशनल, डायगोनल भी अपने आप में क्या है, 1 डायमेंशनल। तो एक डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर हमने 10% से बढ़ा दिया, तो बाकी दोनों 1 डायमेंशनल भी कितने कितने से बढ़ेंगे, तो 10 और 10 से बढ़ेंगे मेरे भाई। एक बच्चा कहता है कैसे पता चलेगा कोई भी चीज़ 1 डायमेंशन है या नहीं, आप उसको किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या पेरीमीटर के लिए कभी भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, नहीं लिखते ना। पेरीमीटर को हमेशा किस में लिखा जाता है, सेंटीमीटर में। पावर 1 है तो 1 डायमेंशन, पावर 2 है तो 2 डायमेंशन। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। क्या आपने देखा है कभी भी किसी लाइन सेगमेंट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं देखा ना। जब भी देखा होगा तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर ही देखी होगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, मतलब सेंटीमीटर में देखा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं। तो अगर यूनिट का पावर 1 होता है तो 1D, यूनिट का पावर 2 होता है तो 2D यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए 37 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया। अगला सवाल हमारा कहा गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी यहाँ पर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। भाई पूरी दुनिया को एक बात पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है यहाँ पर, वो सर्कल का सर्कमफेरेंस हम क्या कहते हैं, असल में वो सर्कल में पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको पेरीमीटर कहते हैं। अब यहाँ पर चंद बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए ये आपका सर्कल है और सर्कल की रेडियस आपकी कितनी है, r है। तो क्या क्या बातें इस सर्कल के बारे में जानने को मिलती हैं, तो पहली बात जो होता है इस सर्कल के बारे में जानने को जो मिलता है वो होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ क्या जान सकते हैं, इसको आप पेरीमीटर कह लो या सर्कमफेरेंस कह लो, क्योंकि दोनों बात मेरे भाई जो है यहाँ पर सेम ही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम पेरीमीटर कह ले या सर्कमफेरेंस कह लो, बात हमारा एक ही है। फिर पेरीमीटर के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आगे चल के हमारे पास और भी कई सारे पॉइंट हो जाते हैं। हालांकि सर्कल में पेरीमीटर भी है, सर्कमफेरेंस भी है और हमारा एरिया भी है।
पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 2πr हो जाता है, और एरिया की बात करते हैं तो πr स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अगर कल के दिन आप अगर मान लीजिए कि उसके रेडियस को 10% से बढ़ाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसका डायमीटर जो ये वाला पॉइंट है ये भी 10% से बढ़ेगा, और ये जो हमारा सरकमफेरेंस है ये कितने से बढ़ेगा, तो ये भी हमारा 10% से बढ़ेगा। यानी एवर इन योर लाइफ आप ऐसी गलती नहीं करोगे, समझोगे, बाकायदा वक्त लेकर समझोगे, कोई टेंशन नहीं है कि सर जितना % से रेडियस बढ़ाओगे उतने ही से डायमीटर बढ़ेगा और उतने ही से सर्कल का सरकमफेरेंस बढ़ेगा। मेरी ये कही गई शब्द को यहाँ पर लिख भी लीजिए कॉपी में कि जितने % से रेडियस बढ़ाएंगे उतने ही % से डायमीटर और उतने ही % से सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक सवाल बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप मुझे बताइए, अगर हमने रेडियस को 20 से बढ़ाया है तो सरकमफेरेंस हमारा कितने से बढ़ने वाला है? सरकमफेरेंस हमारा 20 से बढ़ने वाला है भाई। ठीक है, हिंदी में बात करें तो वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिधि में कितना होगा? तो देखो जितने % की वृद्धि आप यहाँ त्रिज्या में करोगे उतने ही % का वृद्धि जो है आपका यहाँ पर इसमें होगा। एक तरीके से डायगोनल की बात कर लीजिए आप यहाँ पे, फिर पेरीमीटर यानी परिमाप में होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है एरिया के बारे में सवाल। एरिया को शुरुआत करने के पहले आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ रही हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? ये बताइए, पहले समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए बताइए, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? विकास भैया, अगर आपने मान लीजिए % VOD से कर लिया है तो भी इस क्लास को करिए, क्योंकि इसमें नया क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, खुद के आधार पर तो दोनों शीट देखकर समझ जाते कि आपको ये क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या कहा गया? इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न के बारे में कि अगर जैसे मान लीजिए हमने लंबाई बढ़ा दिया, हमने चौड़ाई बढ़ा दिया, तो हमारा क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली बात, इसके अंदर भी दो तरह के मेथड आते हैं। एक हमारा आ जाता है सक्सेसिव, और दूसरा जो है वो हमारा आ जाता है रेशियो। ठीक है, अब ये जो सक्सेसिव मेथड है आपका, ये सक्सेसिव मेथड बहुत काम का मेथड है। कल ही मैं आपको YouTube पर भी पढ़ा रहा था कि सक्सेसिव मेथड के माध्यम से हम सवालों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सक्सेसिव मेथड होता क्या है, सक्सेसिव मेथड को यूज़ कैसे किया जाता है, सक्सेसिव मेथड में अगर अलग अलग हमारे रेट आ जाएँ तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहली बात समझिए, सक्सेसिव का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई भी वैल्यू लगातार तरीके से जो है वो बढ़ती चली जाए। जैसे मान लीजिए पहले हमने आपके इनकम को 10% बढ़ा दिया, फिर हमने आपके इनकम को 10% और बढ़ाया। ऐसी स्थिति में आपकी इनकम कितने से बढ़ जाएगी? तो क्या 10 और 10 20 होगा? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। ऐसी स्थिति में जो आपकी इनकम है वो 10 और 10 के सक्सेसिव से बढ़ेगी, यानी 21% से बढ़ेगी। तो जब भी हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को क्रमागत तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं सक्सेसिव। तो जैसे मानिए आपका कमरा है, उस कमरे की लंबाई को भी बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया जाए, तो हमारा टोटल यहाँ कितने से बढ़ेगा हमें कैसे पता चलेगा? तो वो सक्सेसिव से पता चलेगा हमें। किससे पता चलेगा? सक्सेसिव से। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये सक्सेसिव है क्या, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं? अगर मान लीजिए रेट हमारा 2 बार का हो तो कैसे करेंगे, और 3 बार का हो तो कैसे करेंगे? तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो समझते हैं सबसे पहले सारी बातों को। ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए आप लोग। तो जैसे मान लीजिए सक्सेसिव हो गया, हम आपको बिल्कुल भी ट्री मेथड या और कोई मेथड नहीं सिखाने वाले, बिना ट्री मेथड के ही सवालों को बनाना सिखा देंगे। तो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है a+b+ab/100। ये हमारा मेरे भाई सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर कि a+b+ab/100 यही हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेसिव का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा फॉर्मूला होगा a+b होगा, तो मैं छोटा सा आपको सक्सेसिव निकालना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल इतना ही पूछ रहा हूँ कि कल के दिन अगर आ जाए क्वेश्चन में यहाँ पर 10% एंड 20%, तो यहाँ 10 और 20 का सक्सेसिव हमारा
कितना होगा। तो आप यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे सर 10 और 20 का सक्सेसिव, पहले यहाँ पर कितना लिखेंगे 10, फिर यहाँ कितना लिखेंगे यहाँ पर 20, और फिर यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 20/100। यहाँ पे हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात है बताओ, तो बोलोगे नो सर। यानी कितना हो जाएगा 30 + 2 हमारा हो जाएगा 32% का सक्सेसिव हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना परसेंट का सक्सेसिव होगा, तो यहाँ पर 32% का सक्सेसिव होने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 32% का सक्सेसिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात यहाँ पर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 10 और 20 के सक्सेसिव के अलावा अगर हम यहाँ देखें तो 20% और 30% का अगर हम सक्सेसिव आपसे पूछ रहे हैं, तो 20 और 30 का सक्सेसिव हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर पहले 20 के जगह पर 20 लिखिए, 30 के जगह पर 30 लिखिए, और फिर उसके बाद क्या करिए, तो 20 इंटू 30 बटे हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 50 + 6 कितना हो जाएगा, तो 56% का हमारा सक्सेसिव हो जाएगा भाई। तो सक्सेसिव एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस कंसेप्ट के माध्यम से हम कई सारे सवालों को लगा सकते हैं। आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, सेम क्वेश्चन रहेगा, पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का ब्याज 20, तो बताओ यहाँ टोटल कितना ब्याज मिलेगा 32%। फिर और पढ़ोगे यहाँ पे, पहले साल का ब्याज 20, दूसरे साल का ब्याज 30, टोटल 2 सालों में ब्याज कितना आएगा 56। तो हमें ये बात यहाँ सीखने की ज़रूरत है। सक्सेसिव से हम ये बात जानते हैं कि जब भी हम किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं तो 2 सालों में वो कितना बढ़ के आएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमें शॉर्ट में निकालने का कोई फंडामेंटल मिल जाए तो क्या ये सही रहेगा, बिल्कुल भी सही रहेगा। ठीक है, वो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम शॉर्ट में सक्सेसिव को कैसे कर सकते हैं। अभी मात्र आप सक्सेसिव को निकालना सीखो। जैसे मानो सक्सेसिव का मतलब इतना कि जैसे यूँ समझ लीजिए, पहले मैंने आपके सैलरी को 100 को 10% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 10%, और फिर जो सैलरी आया ना इसको मैंने 20% और बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 20% मैंने और बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ कैसे बढ़ाऊँगा वो समझो। तो पहले 100 में 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 110। अब 110 को मैं 20% बढ़ा रहा हूँ, 110 को मैं 20% बढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 110 का पहले तो 20% होता कितना है, तो 110 का यहाँ 20% जो होता है वो हमारा 22 होता है। कितना होता है 22, यानी इसमें मुझे 22 बढ़ाना है, तो 110 में 22 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। यानी टोटल इंक्रीज हमने देखा तो कितने का आया 32% का। तो बस ये जो टोटल इंक्रीज आता है ना सक्सेसिव हमें यहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है ये बात यहाँ की 10% और 20%, यानी कितना टोटल 32%। तो सक्सेसिव से हमें क्या मिलता है, ये टोटल 32% का हमें आंसर मिलता है। यानी जब भी किसी संख्या को पहले आपने बढ़ाया फिर उसके बाद आपने उसको और बढ़ा दिया तो क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जैसे मानो मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि जैसे मानो ये दो हमारा रेट है अलग अलग, हम इसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ रेट लेके आ रहा हूँ, देखिएगा 4% हो गया और 6% हो गया। इन दोनों का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं तो 7% हो गया, 6% हो गया, इनका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। 8% हो गया, 9% हो गया, इनका सक्सेसिव बता दीजिए। 10% हो गया, 11% हो गया, इनका सक्सेसिव बता दीजिए। यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें 12 हो गया और 13 हो गया, 12 13 भी रहने दो, 11 10 भी रहने दो, 9 72, यहाँ पर 6% हो गया यहाँ पे और 8% हो गया, इतना। बस अभी इतना बताइए हम यहाँ सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो मेथड बेस्ट है या सक्सेसिव। देखो आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी, ठीक है, आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी, और वो क्या समझना होगा कि जैसे मानिए परसेंटेज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका परसेंट ऐसा होता है 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे वाला, और दूसरा जो होता है वो ऐसा वाला होता है 11 सही 1/9, 12 सही 1/2 ऐसा वाला। तो जब आप यहाँ पर ऐसा वाला रेट लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे वाले परसेंटेज में अगर आप लगाते हैं तो ऐसे वाले परसेंटेज में हम लगाते हैं सक्सेसिव। ठीक है, और जब आप ऐसा वाला रेट लगाते हैं तो इनमें हम क्या कहते हैं, इनमें हम लगाते हैं रेशियो। क्लियर है ये बात है यहाँ पे। ठीक है, दोनों का जो है यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीका होता है मेरे भाई, दोनों के अपने अपने वजूद होते हैं, दोनों का अपना अपना कारण होता है। तो ये जो परसेंट है उसमें लगाते हैं सक्सेसिव, और जब ऐसा आता है तो रेशियो। तो जब रेशियो आएगा ना तो रेशियो हम सिखाएंगे, अभी आवश्यकता नहीं है उसकी। अभी हमें किसकी आवश्यकता है, सक्सेसिव की आवश्यकता है। तो सक्सेसिव की आवश्यकता है तो हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। अब सक्सेसिव लगाने का शॉर्टकट भी हम आपको सिखाते हैं, बहुत आसान।
पहले मेरे भाई क्या करो, दोनों को जोड़ दो, जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना। 6 और 4 10, 10 यहाँ लिख दो, फिर दशमलव लगाओ और फिर दोनों को गुना कर दो। तो दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, 24% आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, पहले दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 6 कितना हो गया, 13, और फिर इन्हें गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 42%। ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं, तो पहले दोनों को जोड़ दो, 8 और 9 कितना हो गया, 17, और फिर इन्हें गुना कर दो तो 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 72%। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे वाले का आंसर बताइए। सक्सेसिव का मैंने आपको जो है वो शॉर्टकट बता दिया है। ठीक है, कि पहले दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर दोनों को गुना कर दिया जाता है। संतोष कुमार कहते हैं मैथ्स की मेन बुक कब तक आएगी? आएगी भाई, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, बिल्कुल आएगी। ठीक है। आरिफ कहते हैं सर थोड़ा आराम कर लीजिए। मेरे भाई ज़िंदगी में क्या रखा है आराम करने में, कुछ है बताओ? आराम हराम है। ठीक है भैया, अलजेब्रा के नोट्स डाल दीजिए। अरे भैया अपलोड कर दिए मालिक, अपलोड कर दिए हैं, देख तो लीजिए। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए पहले दोनों को जोड़ दो, यानी 8 जमा 6 14, और फिर दोनों को गुना कर दो, यानी 48%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सक्सेसिव के बारे में और भी काफ़ी सारी कहानी है कि सक्सेसिव हम कम रेट पर कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव हम ज़्यादा रेट पर कैसे लगाएंगे, और सक्सेसिव के माध्यम से हम सवालों को भी कैसे करेंगे। लेकिन इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग जो हैं कंप्लीट सक्सेसिव का एक नॉलेज लेने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे बड़े बड़े रेट में सक्सेसिव लगाया जा सकता है, कैसे सक्सेसिव को 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैसे हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। सारी बातें जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आप लोगों को काम क्या करना है कि देखो मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उतना बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज़ करके आप लोग आते रहो। रिवाइज़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, तो इसीलिए जो है आप प्रॉपर तरीके से रिविजन पर बहुत फोकस करो। एक एक क्वेश्चन जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया तरीके से करते रहना। और उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाने की इच्छा हो तो हमने ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पर मैथ्स की ई बुक अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जो है ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बाकी और भी कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का होगा, तो यहाँ पर कल जो है हम आप लोगों से डाउट आप लोगों का पूछ लेंगे भाई। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल।